हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला है, तो अगली जो श्रृंखला है उसके बारे में बात करेंगे। एक प्रश्नोत्तरी हम करा चुके हैं, अब आगे वाली प्रश्नोत्तरी है। तो इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन का जो चैप्टर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किन स्टूडेंट के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो भी स्टूडेंट रीट लेवल 1, सी-टेट लेवल 1 और यूपी-टेट लेवल 1, जो लेवल 1 के जितने भी टेट हैं, चाहे वो बिहार टेट है, चाहे वो उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट, सी-टेट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं और अदर एग्ज़ाम जहाँ पर पर्यावरण अध्ययन इम्पोर्टेंट होता है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा भी जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिए। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हमेशा याद रखिए, प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य। कौन होता है? सूर्य ही वास्तव में पृथ्वी पर और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले स्तर पर कौन सा जीव होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला, तो देखिए, खाद्य श्रृंखला में अगर हम सबसे पहले खाद्य श्रृंखला का क्रम देखें तो सबसे पहले आते हैं उत्पादक, और उत्पादक के बाद आते हैं फिर आपके शाकाहारी, और शाकाहारी के बाद आते हैं मांसाहारी। तो शाकाहारी जीव उत्पादक के बाद आते हैं और उसके बाद आते हैं आपके मांसाहारी। तो जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं वो सब खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीवों के बाद आते हैं। तो ऐसे जीवों जो मांसाहारी हैं वो खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतम स्तर पर होते हैं, और शाकाहारी मध्यम स्तर पर होते हैं, और उत्पादक प्रथम स्तर पर होते हैं। तो निम्नतम जो स्तर होता है वो कौन सा होता है? उत्पादक का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक कारक नहीं है? तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो जैविक कारक नहीं है, इसका मतलब कि वह आंसर हमें ढूंढना है जिसमें जीवित नहीं होता, यानी कि जो जीवित अवस्था नहीं है वह हमें आंसर में ढूंढना है। देखिए, पेड़ पौधे जीवित अवस्था में होते हैं, जानवर जीवित अवस्था में होते हैं, मृदा जीवित अवस्था में नहीं होते, और बैक्टीरिया जीवित अवस्था में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य जाल का हिस्सा हो सकता है? तो देखिए, खाद्य जाल कई सारी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर खाद्य जाल बनता है, और खाद्य श्रृंखलाओं में बहुत सारे जीव अलग अलग स्तर पर होते हैं। तो समस्त जीव जितने भी होते हैं वो सब खाद्य जाल का हिस्सा होते हैं। तो खरगोश खाद्य जाल का हिस्सा है, घास खाद्य जाल का हिस्सा है, सांप खाद्य जाल का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक किसे कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक किसे कहा जाता है? देखिए, किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपघटक कौन से जीव होते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं और जितने भी फंजाई होते हैं, जितने भी कवक होते हैं, वह सब अपघटक का कार्य करते हैं। तो शिकार अपघटक नहीं होता, मृत जीव अपघटक नहीं होता, अपघटन करने वाले जीव अपघटक होते हैं, और उपभोक्ता अपघटक नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है? तो हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे उपयोग करते हैं, और जो पौधे ज़मीन से जल ग्रहण करते हैं उसको प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज, और बदले में वायुमंडल में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये समस्त प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो देखें, ऑक्सीजन का उत्पादन, बिल्कुल सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, बिल्कुल सही बात है। सूर्य के प्रकाश का उपयोग, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, जनसंख्या का नियंत्रण किस कारक पर निर्भर करता है? जनसंख्या का नियंत्रण किस कारक पर निर्भर करता है? सबसे पहले ऑप्शन पर विचार करें, खाद्य आपूर्ति। देखिए, भोजन जो है वो जनसंख्या पर नियंत्रण का कारक होता है, क्योंकि यदि भोजन भरपूर मात्रा में है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, और यदि भोजन कम मात्रा में है तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी। तो खाद्य आपूर्ति जनसंख्या नियंत्रित करती है। शिकारी, यानी शिकारी वे जीव जो दूसरे जीव को मारकर उपभोग करते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो वो शिकारी कहलाते हैं।
तो वह भी जनसंख्या को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो शिकारी भी क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के कारक हैं। पर्यावरणीय तनाव भी जनसंख्या नियंत्रण का कारक है। कि देखिए पर्यावरणीय तनाव में भूकंप हुआ आपका, ज्वालामुखी हुआ आपका, तूफान हुआ आपका, या फिर अकाल हुआ आपका, या गर्मी अधिक पड़ना, इन सभी कारकों से जीवों की उपस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरणीय कारक जो होते हैं वो जनसंख्या नियंत्रण के कारक होते हैं। तो पर्यावरणीय तनाव जनसंख्या नियंत्रण का क्या है, कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर रहेगा इसका उपरोक्त सभी। आगे हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता किसके द्वारा मापी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जैव विविधता होती क्या है। देखिए जैव विविधता हम जीवों की विविधता को कहते हैं, अर्थात अलग अलग तरह के पौधे, अलग अलग तरह के जंतु, इन सभी को कहा जाता है जैव विविधता। तो विभिन्न जीवों की संख्या के माध्यम से हम जैव विविधता को मापते हैं, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता नहीं, उत्पादकता कभी भी जैव विविधता को नहीं मापती है। ऊर्जा का प्रवाह जैव विविधता को नहीं मापता है, जलवायु जैव विविधता को नहीं मापती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विभिन्न जीवों की संख्या। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक कारक है। अजैविक कारक का अर्थ ये हुआ कि वह कारक जो जीवित नहीं है। पानी अजैविक कारक है, जीव जैविक कारक होते हैं, और पौधे जैविक कारक होते हैं, और जानवर जैविक कारक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, पानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी। खाद्य जाल में शिकार किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य जाल में शिकार किसे कहा जाता है। देखिए शिकार वह जीव होता है जिसको दूसरा जीव मारकर उपयोग में लेता है, उसे शिकार कहते हैं। सामान्यतः जितने भी उत्पादक हैं, पौधे हैं, वो उपभोक्ता यानी कि जंतुओं के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। तो जितने भी उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं, शिकार होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, शिकार होते हैं, जबकि उपभोक्ता शिकारी होता है। अब घटक भी शिकारी होते हैं और शिकारी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। तो देखिए वायुमंडल में गैसों का यदि हम आंकड़ा देखें तो नाइट्रोजन क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद आर्गन गैस पाई जाती है, और उसके बाद पाई जाती है अन्य गैसें। अन्य गैसों में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए जल चक्र में वाष्पीकरण आता है, संघनन आता है, वर्षा आती है, अपक्षय जल चक्र में नहीं आता। था इसका राइट आंसर हो जाएगा अपक्षय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अपक्षय। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, भूमि पर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो भूमि पर पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या कहेंगे, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके ऊपर हम एक पूरी क्लास भी लेंगे, और यहाँ से प्रश्न सामान्यतः परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस प्रमुख होती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो प्रमुख होती है वह होती है मीथेन गैस। उसके बाद प्रमुख होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और उसके बाद प्रमुख होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जलवाष्प भी एक महत्वपूर्ण जो है वह कारक होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। देखिए जब भी कभी भी प्रश्न आए ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो हमेशा आप याद रखिए कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। तो ऊर्जा का प्रभाव भी कैसा होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा, सीधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर। अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत होती है। तो देखिए वायुमंडल में सबसे पहले क्षोभमंडल होता है, जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसमें क्षोभमंडल, ओजोन परत नहीं पाई जाती। दूसरी जो परत होती है वो समताप मंडल होती है, स्ट्रेटोस्फियर। हमेशा स्ट्रेटोस्फियर नाम से ही क्वेश्चन आता है। तो स्ट्रेटोस्फियर की जो निचली परत होती है वो ओजोन परत होती है। मीजोस्फियर में होता नहीं है, थर्मोस्फियर में होता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा किसका निर्माण करते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग होता है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसाधन संरक्षण का तरीका नहीं है? पुनर्चक्रण संसाधन संरक्षण का तरीका है, ऊर्जा की बचत संरक्षण का तरीका है, अपशिष्ट को जलाना संरक्षण का तरीका नहीं है, और वन संरक्षण संसाधन संरक्षण का तरीका है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपशिष्ट को जलाना। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया के माध्यम से जल वाष्पित होकर वायुमंडल में जाता है? संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से जल जो है वो वाष्पित होकर वायुमंडल में नहीं जाता, ये नीचे आता है। वाष्पीकरण से नीचे से ऊपर जाता है, मतलब वाष्पित होकर जल वायुमंडल में जाता है, वर्षण में नीचे आता है, अवक्षेपण में जमीन पर होता है नीचे की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, बी। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक किसे कहा जाता है? तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, नॉर्मल कंसेप्ट है ये तो, कि पौधे जितने भी होते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये सभी कैसे होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो पर्यावरण अध्ययन के 20 क्वेश्चन हैं आपको जो डेली प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी 20 क्वेश्चनों के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उनको समझाने का प्रयास किया। क्वेश्चन आपको कैसे लगे? परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं और यहीं से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप अपनी तैयारी को क्वेश्चनों के माध्यम से स्ट्रॉन्ग करिए। क्वेश्चन करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम किसी भी एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने का तरीका भी सीखते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।